आज हम पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी गैलीलियन रूपांतरण। एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध, मतलब कि हमें क्या है, किसी भी कण के यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो तो वह रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सके उसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रूपांतरण कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक सिस्टम में ऑलरेडी निर्देश तंत्र दिया, एक निर्देश तंत्र में किसी कण के सदिश दिए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन हो कि हम उन कोऑर्डिनेट्स को किसी दूसरे सिस्टम के कोऑर्डिनेट में चेंज कर सके, उनको रूपांतरित कर सकें। वो रिलेशन क्या कहलाएंगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। अब इसकी क्या कंडीशन है कि इस संबंध द्वारा निर्देश तंत्रों के सापेक्ष कण अन्य भौतिक राशि जैसे वेग, त्वरण, बल आदि के लिए भी रूपांतरण संबंध ज्ञात कर सकते हैं। गैलीलियन रूपांतरणों में एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि किसी घटना का समय t निर्देश तंत्र पर आश्रित नहीं होता है, अर्थात सब जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में t का मान समान माना है। यानी इसमें t को क्या माना है? एक निश्चय राशि माना है, जो चाहे सिस्टम आप कोई सा भी चेंज करते जाओ पर t की वैल्यू क्या है उसके साथ चेंज नहीं होगी, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्थिति का रूपांतरण अगर करें तो अगर किसी सिस्टम में एस सिस्टम है और एस सिस्टम है, उसमें हमारे पास में इसके सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं पी पॉइंट के एक्स वाई और जेड लेंगे तो एस डैश में उसके कोऑर्डिनेट के सिस्टम क्या हो जाएंगे? एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। ओ पी क्या है इसका? ओ से पी एक पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने आर से डिनोट किया है। आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, ये आपको पता है एकांक सदिश है। आई कैप एक्स दिशा के लिए, जे कैप वाई दिशा के लिए और के कैप जेड दिशा के लिए एकांक सदिश है ये। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती हैं, मतलब दो निर्देश तंत्र हमने लिए हैं एस डैश और एस, और इनके ये ओ और ओ डैश दोनों एक ही पॉइंट पर है, ये वाली डिस्टेंस इनमें नहीं है, तब हम इनके जो कोऑर्डिनेट्स है एस सिस्टम के कोऑर्डिनेट को एस डैश सिस्टम के कोऑर्डिनेट में किस तरीके से चेंज करेंगे वो पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या लिया है हमने? यदि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र लिया एस डैश जो प्रारंभ में किस पे है? t इक्वल्स टू 0 पर एस सिस्टम के साथ में पूरा कोइंसिडेंट करता है, मतलब इसका ओ पॉइंट एस डैश का ओ पॉइंट एस के ओ पॉइंट से मैच कर रहा है। अब सिस्टम एस डैश जो है वो नियत वेग v से गति कर रहा है और इस तरीके से गति करेगा कि एस डैश के जो तीनों एक्सिस हैं एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, तीनों ही क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम एस जो होगा उसके एक्स, वाई और जेड डैश के समानांतर रहेंगे, यानी किसी एंगल पर झुके हुए नहीं हैं, ना ही वो किसी तरीके से उनको क्रॉस कर रहे हैं। वो बस एक v कांस्टेंट v वेलोसिटी से एस डैश आगे की तरफ मूव कर रहा है और उसके एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एक्स वाई जेड के साथ पैरेलल है। तब एस डैश सिस्टम में p पॉइंट का जो सदिश है वो क्या हो जाएगा? और डैश p आर डैश, जिससे हम डिनोट करेंगे आई कैप एक्स डैश प्लस जे कैप वाई डैश प्लस के कैप जेड डैश। अब यहाँ पर हम त्रिभुज के नियम से ये देखिए कुछ टाइम बाद में जब v वेलोसिटी से ये एस डैश सिस्टम मूव कर रहा है इन दोनों के बीच में एक दूरी आ जाती है। वो दूरी क्या होगी? हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय से हम अगर इससे डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो v वेलोसिटी इंटू टी टाइम। v वेलोसिटी वो नियत वेग जिससे गति कर रहा है और टी टाइम जितने टाइम उसने मूव किया। तो इससे हमारे पास में जो ओ डैश पी की वैल्यू है वो क्या आती है? वेक्टर फॉर्म में देखिए ओ पी ओ डैश, यानी ओ डैश प्लस ओ डैश पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
ओ पी हो जाएगा। ये हमने सदिश नियम में पढ़ा है। यहाँ से हमारे पास में ओ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी, और आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ओ डैश हमने निकाला था वी टी, वी नियत वेग और टी टाइम, प्लस ओ डैश पी क्या है, आर डैश क्या है, पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का एस सिस्टम में। ये पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का एस सिस्टम में, सॉरी ये एस डैश में है और ये एस में है। यहाँ से हम आर डैश की वैल्यू निकालेंगे तो आर माइनस वी टी को ट्रांसफ़र किया है। इससे हमारे पास में क्या निकल जाएंगे, कण की स्थिति सदिश का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे पास में यहाँ से निकलेगी ये तीनों। यानी अगर ये आर डैश को एक्स फुट में करें या वाई में करें या जेड में करें तो हमारे पास में तीन इक्वेशन कहलाती है, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। एक्स डैश की वैल्यू एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश की वैल्यू वाई माइनस वी वाई टी और जेड डैश की वैल्यू जेड माइनस वी जेड टी। ये तीनों ही क्या है, स्थिति सदिश का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, पोजीशन वेक्टर के है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फॉर ऑल एग्जामिनेशन। उसके बाद में सेकंड कंडीशन है जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती नहीं हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या ली थी कि दोनों जो सिस्टम हैं उनके ओ पॉइंट मैच करते हैं। सेकंड कंडीशन हमने क्या ली है कि एस जो सिस्टम है उसका ओ पॉइंट यहाँ है, उससे आर नॉट दूरी पर एस डैश सिस्टम का ओ डैश पॉइंट यहाँ पर है। उसके बाद में ये एस डैश जो सिस्टम है वो वी डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो टी टाइम के बाद में इसकी जो पोजीशन होगी वो यहाँ पर होगी वी टी दूरी पर। इस कंडीशन में हम इसके जब पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे तो वो हमें इस तरीके से मिलेंगे, ओ पी इक्वल्स टू ओ डैश प्लस ओ डैश ओ प्लस ओ डैश पी। ये चीज़ कहाँ से आई है, इस वाले सदिश के सम से, ओ ओ ओ ओ प्लस ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ से पी हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज का सदिश का योग का नियम है। यहाँ से हमारे पास में आर डैश की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आर माइनस आर नोट माइनस वी टी। ये हमारे पास में कौन सी कंडीशन आई है कि जब दोनों जो सिस्टम हैं वो ऑलरेडी आर नॉट दूरी पर हैं, फिर उसके बाद में एस सिस्टम क्या करता है, वी वेलोसिटी से मूव करता है, और उसके बाद नए वाले एस डैश सिस्टम में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो इससे निकाला जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर पी पॉइंट की जो पोजीशन है वो ही चेंज हो जाती है, यानी पॉइंट पी है वो पी से कहाँ पर आ जाता है, क्यू पर आ जाता है, तब हम उसकी पोजीशन नए सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर P से Q के लिए जो D डिस्टेंस हम मान के चलेंगे उसकी वैल्यू होगी R2 माइनस R1। त्रिभुज सदिश के नियम से O P Q, O से P Q की वैल्यू क्या निकालेंगे, R1 माइनस R2। R1 क्या है, O से P की डिस्टेंस, R2 क्या है, O से Q की डिस्टेंस। यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि R1 डैश जो है वो हमारे पास में क्या है, R1 माइनस वी टी, और R2 डैश जो है वो हमारे पास में क्या है, R2 माइनस वी टी। ये दोनों फॉर्मूलाज हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन वेक्टर जो एस डैश सिस्टम में निकलता है नया कोऑर्डिनेट, उसमें निकाला है कि R डैश की वैल्यू क्या होती है, R माइनस वी टी। यहाँ 1 है तो 1 के रेफरेंस में और 2 है तो 2 के रेफरेंस में। दोनों वैल्यू है जब हम पी क्यू की वैल्यू के साथ में पुट करेंगे तो टू डी डैश की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी R2 डैश माइनस R1 डैश, वी टी से वी टी कैंसिल हो जाएगा। ये डी डैश की वैल्यू हमने इस तरीके से रखी और हमारे पास में डी डैश की वैल्यू क्या मिलती है, R2 डैश माइनस R1 डैश।
इसके बाद में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि जो डी डैश है उसकी वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी, डी के इक्वल मिलेगी। यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन या सदिश दूरी अचर रहती है। इसे विस्थापन के गैलीलियन निश्चलता का नियम भी कहते हैं। यानी अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने के लिए काम लेते हैं तो जो पोजीशन है किसी भी पॉइंट P की एस सिस्टम में, अगर वो पॉइंट Q चेंज कर लेता है एस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वो जो डिस्टेंस थी चेंज करने की वो एस डैश में भी उतनी मिलेगी जितनी एस में हमें मिली थी। आई रिपीट माई सेल्फ कि एस सिस्टम में P पॉइंट अगर अपनी पोजीशन चेंज करके Q पॉइंट पर आता है, अगर हम एस डैश सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं P पॉइंट के, तो नए एस डैश सिस्टम में भी एस डैश सिस्टम में भी P से Q की वही डिस्टेंस मिलेगी जो एस सिस्टम में हमें मिली थी। इसको गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये आपका नॉलेज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशियल कर देंगे, तो डी आर डैश बाई डी टी माइनस वी, ऑलरेडी वी कांस्टेंट है। अब वी डैश इक्वल्स टू हमारे पास में क्या मिल जाएगा, वी माइनस वी, ये एक कांस्टेंट हमें मिलेगा। यहाँ यह कल्पना निहित है कि एस व एस डैश में प्रेक्षित समय अंतराल निर्देश तंत्र पर आश्रित नहीं है, इसलिए डी टी डैश और डी टी की वैल्यू इक्वल होगी। हमने ऑलरेडी जो मेंशन किया था कि जो टाइम टी है वो चेंज नहीं होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, उसको कांस्टेंट मान के हम चलते हैं। तो यहाँ पर वी डैश की जो वैल्यू है वो डी आर डैश बाई डी टी, और इसी डी आर डैश बाई डी टी डैश को हम क्या लिखेंगे, डी आर डैश बाई डी टी। आई रिपीट, वी डैश जो हमने लिखा था डी आर डैश बाई डी टी हमें मिलता है, ये डी टी डैश इस डी टी के इक्वल है क्योंकि हमने वी को क्या माना है, इनवेरिएंट माना है। तो डी आर बाई डी टी इसकी वैल्यू हो जाएगी। और वी डैश तथा वी क्रमशः निर्देश तंत्र एस डैश तथा एस में कण पी के वेग है। तो ये जो इक्वेशन हमको मिली है वो क्या मिली है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण मिला है। किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। इसी तरह हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण किसके लिए निकालेंगे, त्वरण के लिए निकालेंगे। उसी का डिफरेंशियल करेंगे जो हमें वेलोसिटी के लिए मिला था। यहाँ पर वी डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी, तो डी वी डैश बाई डी वी बाई डी टी, और क्योंकि वी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास में वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये वी टी आपको पता है ना, वी टी था, जहाँ पे वी एक निश्चित नियत वेग था, इसलिए हमने टी के डिफरेंस में जब इसका डिफरेंशियल किया तो यहाँ पे सिर्फ वी बच गया। यहाँ से हमारे पास में डी वी डैश बाई डी टी और डी वी बाई डी टी मिलता है। यानी जो एक्सेलरेशन है वो एस डैश और एस सिस्टम का एक ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। निर्देश तंत्र में नियत वेग से गति करने पर त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यदि P पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो दोनों ही तंत्रों में त्वरण शून्य होगा, अर्थात न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इस प्रकार के नियत वेग से गतिशील तंत्रों में वैध रहता है। अतः किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष कोई अन्य निर्देश फ्रेम नियत वेग से गति कर रहा है तो वो भी क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। ये लाइन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट पूछी जाती है कि यदि कोई निर्देश तंत्र अन्य किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वह निर्देश तंत्र कौन सा होगा, ये आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। इसके साथ में जैसे हमने इसका किया है एक्सेलरेशन का, वैसे ही हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, बल के लिए रूपांतरण समीकरण हम निकालेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बल की क्या वैल्यू होती है, F इक्वल्स टू एम ए, एस डैश सिस्टम के लिए एम ए डैश, एस सिस्टम के लिए एम ए, ठीक है, एस डैश सिस्टम के लिए एम ए डैश और एस सिस्टम के लिए एम ए। तो यहाँ पर एफ डैश और एफ हमको
मिला है। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में मापित कण पर आरोपित बल का मान समान होता है। इसे बल के गैलीलियन निश्चितता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी न्यूटन का सेकंड नियम भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में वैध रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण नियम और ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण सिद्धांत और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो यहाँ पर हम इन शॉर्ट एक बार संवेग संरक्षण सिद्धांत देख लेते हैं। उसके बाद में संवेग संरक्षण के लिए संवेग अपरिवर्तित नहीं होगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कणों का संवेग अपरिवर्तित नहीं होता क्योंकि कण का भिन्न जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भिन्न प्राप्त होता है। वेग जो है वो अलग अलग प्राप्त होता है, परंतु संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अब 2 पॉइंट हमने लिए हैं m1 m2, उनकी वेलोसिटी u1 u2 ली है और वो अगर आपस में टकराते हैं तो टकराने के पश्चात उनकी वेलोसिटी v1 और v2। संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यही चीज़ हम अगर एस डैश सिस्टम में लेंगे तो एस डैश में टक्कर से पूर्व m u1 डैश, क्योंकि u चेंज होता है, u2 डैश हो गया यहाँ पर। ठीक है, टक्कर के पश्चात क्या होगा, m v1 डैश प्लस m v2 डैश। ये हमें पता है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है और पोजीशन वेक्टर भी आपका चेंज आपको मिलता है माइनस वी के साथ। आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस वी हमें मिलता है। फिर उसके बाद में यहाँ से हमारे पास है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से जब हम इनकी वैल्यू चेंज करेंगे तो u1 की वैल्यू u1 डैश प्लस वी हमको मिली है और u2 की वैल्यू u2 प्लस वी। इसी तरह v1 के लिए v डैश प्लस वी और v2 के लिए। ये सारी इक्वेशन जब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा ये, जो क्या था, m1 u1 डैश प्लस m2 v2 डैश इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2। यानी एस डैश में भी टक्कर से पूर्व जो संवेग है वो टक्कर के पश्चात के संवेग के बराबर रहता है और यहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। इसी तरीके से जब हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का नियम यहाँ पर पढ़ेंगे तो ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत भी क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। यानी चेंज सिर्फ कहाँ हो रहा है, पोजीशन में हो रहा है, वेलोसिटी में हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा मोमेंटम, वो कांस्टेंट है संवेग, और उसके बाद में हमने ऊर्जा पढ़ी और वो ऊर्जा भी कांस्टेंट है। ऊर्जा के लिए हम जो हमने संवेग के लिए इक्वेशन सॉल्व करी थी वही हम mv की जगह हाफ m u स्क्वायर रख के और हाफ m v स्क्वायर रख के जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उनमें जब u1 u2 v1 v2 और इन सब के मान और इनके वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशंस आएगी और इन इक्वेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है और उसका जो